नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि जानते हैं यूपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन करते आ रहे हैं। पॉलिटी के साथ मैं आता हूं। हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका को लेकर के कुछ मुद्दों की चर्चा करेंगे, जिसमें लोक अदालत की आज सबसे पहले चर्चा करेंगे। और लोक अदालत का विषय जो है बेहद महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकता है। अब क्यों चर्चा में रहा, यह जानना ज्यादा जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अपनी स्थापना के 75वें वर्ष पर विवाद समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का जो है आयोजन किया गया। तो यहां इसीलिए फिर ये चर्चा में आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि लोक अदालत होता क्या है। देखिए, लोक अदालत जो है ना, एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र है। कहने का अर्थ जो है ऑप्शनल इसमें कहा है। जो परंपरागत तरीका है जुडिशियरी का कि अधीनस्थ न्यायालय होगा, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं, ये सारी चीजें जैसे है वैसे तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया गया ताकि इस विवाद का समाधान हो सके। आप जानते हैं भारतीय अदालत में जो केसेस हैं, इसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर इस तरह के तौर तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि निपटारा हो सके केसों का समय पर। अब इसे जो है यहां ध्यान रखना है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, इसको ध्यान रखना है। इसके तहत सांविधिक दर्जा दिया गया है। ये दो चीजें आपसे पूछा जा सकता है। और ये भी वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके सार्वजनिक हित वाले सेवाओं के लिए अस्थायी लोक अदालतें गठित की गई। यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अदालत जो भी होगा, नेचुरल जस्टिस का जो अपना फिलॉसफी होता है उसके सिद्धांत पर ही काम करता हुआ नजर आएगा। लोक अदालतें सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि 2023 से शुरुआत हुआ है, इससे बाध्य नहीं है। ये इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं। इसके निर्णय को लेकर के बात करेंगे तो इसके निर्णय को लेकर के कहा जाता है ये सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा, कंपलसरी नेचर का होता है और इसके निर्णय के खिलाफ कोई अपील भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज देखना है। अब यह भी समझ लीजिए कि लोक अदालत जो है किन किन मामलों में हो सकता है। देखिए, किसी भी अदालत में कोई भी मामला लंबित यदि है तो यह भी मसला लोक अदालत में आ सकता है। कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है उसको न्यायालय के दायरे में लाने की संभावना जो है वह हो तो भी इसे लोक अदालत में लाया जा सकता है। और इसकी प्रकृति की बात करेंगे, जो यहां पर केसेस आएंगे उसमें जैसे कि वैवाहिक विवाद किन्हीं का रहता है, संपत्ति विवाद हो जाता है, मोटर दुर्घटना के जो इंश्योरेंस वगैरह का काम होता है ये भी, या फिर भूमि अधिग्रहण को लेकर के देखते हैं कि बहुत सारा विवाद होते रहता है। तो ये सारे मसले जो हैं लोक अदालत में आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखना है। इतनी सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, आपका काम इतना से बन जाएगा। निशुल्क विधिक सहायता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, यानी कि राइट टू फ्री लीगल एड। देखिए, हमारे देश में क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कानूनी सहायता चाहिए। तो बहुत सारे कैदी हैं देश के तमाम जेलों में जो जमानत नहीं मिला है जिन्हें, है ना, वो जितना उनकी सजा हो सकता है उससे अधिक समय तक जेल में काट चुके हैं। ऐसे लोग भी हैं जो कानूनी सहायता अपने लिए उपलब्ध ही नहीं करा पाते क्योंकि कानूनी सहायता महंगा हो गया है। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था किया कि उन्हें भी निशुल्क तौर पर विधिक सहायता मिल सके ताकि कानूनी सहायता से वो वंचित ना रह जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए जेल में जितने भी कैदी बंद हैं उनके लिए निशुल्क और समय पर कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी किया। अब यहां पर उसके बाद से यह टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। भारत में निशुल्क कानूनी या विधिक सहायता को जरा एक नजर में देखते हैं। भारत में विधिक सहायता से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने से है जो कानूनी प्रतिनिधित्व या न्याय प्रणाली तक पहुंच का खर्च नहीं वहन कर सकते। कानूनी प्रतिनिधित्व कहने का तात्पर्य क्या हुआ, ये जो लॉयर होते हैं ना, वकील साहब, एडवोकेट जो होते हैं, उनके संदर्भ में कहा गया है। न्याय प्रणाली तक जो जुडिशरी सिस्टम हमारा है वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो गरीब है, असमर्थ है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है।
तो विधिक सहायता में कानूनी सलाह उनको लेना हो, है ना, अदालती कार्रवाई में प्रतिनिधित्व चाहिए, मध्यस्थता, वार्ता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र आदि सभी शामिल हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया यहाँ पर भारत की स्थिति। इसमें क्या है, वैधानिक प्रावधान क्या है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत चलेंगे। तो यह अधिनियम जो है 1995 में लागू हुआ था। अब इसका उद्देश्य, जिसको लेकर के मैं पहले से भी कहते आ रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है कि कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है। एक वेब सीरीज आजकल आया है नेटफ्लिक्स पे, अगर आप देखना चाहें। हालांकि इसको लेकर के पहले एक किताब भी आया है, सुनील करके जो जेलर रहे हैं, जेलर, हाँ, तिहाड़ जेल में रहे हैं, तो उनकी एक बुक है ब्लैक वारंट, है ना। ब्लैक वारंट जो होता है ना, ब्लैक वारंट में कहने का तात्पर्य हुआ कि जिसको फांसी की सजा दिया जाता है, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है। तो इस पर एक ब्लैक वारंट बुक भी है, बहुत ही शानदार किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िए, है ना। और नहीं तो एक वेब सीरीज है, उसको देखिए जरूर, नेटफ्लिक्स पर मिलेगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज है। उसमें आप समझेंगे ये जो है निःशुल्क कानूनी सहायता को लेकर के एक जो है वहां पर सुपरिटेंडेंट, उसकी नियुक्ति होती है, सुनील नाम रहता है उस पुलिस ऑफिसर का, और वो इस बात को समझता है कि तिहाड़ जेल में रहने वाले ऐसे बहुत सारे कैदी हैं जिनको कानूनी सहायता की आवश्यकता है ताकि वो छूट सके। वो कमजोर वर्ग से हैं, गरीब हैं, इसीलिए अपने लिए वकील मुहैया नहीं करा पाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सुधार प्रक्रिया है, यहीं से शुरुआत बहुत माना जाता है। तो जरा उसको देख सकते हैं तो आपको समझ बढ़ जाएगा। यह अधिनियम जो है 1995 में लागू हुआ था। उद्देश्य वही, कमजोर वर्गों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना वगैरह करना। और सबसे महत्वपूर्ण, इस अधिनियम में कुछ जो संस्थाएं हैं उसके गठन का प्रावधान किया गया, ये ध्यान रहना चाहिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा बहुत चर्चा में रहता है, तो इसको तो निश्चित तौर पर अभी मैं बताऊंगा इसके विषय में, हो सकता है नालसा से प्रश्न आ जाए। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तो सालसा, तो राज्य के स्तर पर, और फिर जिला स्तर पर तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो है DLSAS, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा कि कुछ और चीजें देखेंगे, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341, इसमें कुछ मामलों में जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है, वहां राज्य के खर्च पे, ध्यान दीजिएगा, स्टेट खर्च करेगा। स्टेट कहने का तात्पर्य यहां पर यह नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, स्टेट कहने का मतलब है एक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। तो राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है धारा 341 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो नया वाला जो आया है, 3 पुराने क्रिमिनल केसेस को प्रतिस्थापित करके उसकी बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ जाए, कुछ और चीजें देखें। देखिए, विधिक सहायता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, आर्टिकल 21 के पास हम लोग पहुंचेंगे। आर्टिकल 21 क्या है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से दूसरे भाग का जो है ये मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21, और ये क्या कहता है, राइट टू लाइफ की बात करता है। इसी के अंदर गोपनीयता का भी प्रश्न डाल दिया गया, और पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के इशूज को भी इसका विस्तार करते हुए उसमें डाल दिया है। तो ये जो जीवन का अधिकार है, दैहिक सुरक्षा का जो अधिकार है, ये इसका दायरा बढ़ता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पिछले 5 साल में यूपीएससी 2 बार इस पर प्रश्न बना चुकी है सीधे तौर पर, और बहुत सारे लोग गलत करके आए जबकि प्रश्न आसान था। इसलिए अनुच्छेद 21 अभी भी चर्चा में है, और जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण के इशूज को इसमें डाला है, तब निश्चित तौर पर इसीलिए आपकी तैयारी इस आर्टिकल को लेकर के फिर से कह रहा हूं कि बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखिए यहां पर, चूंकि देखिए जो ये आर्टिकल है, चूंकि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, तो ये स्टेट पर कंपलसरी है। अभी मैं आपको आर्टिकल 39 भी बताने वाला हूं, वह डीपीएसपी वाला मुद्दा है, वो संविधान के भाग 4 में चलेंगे, दोनों का कंपैरिजन करके हम देखेंगे। वो स्टेट पे बाध्यकारी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, तो इसीलिए इस दोनों को समझना है। देखिए, इसमें प्रावधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से क्या वंचित नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं? तो यहां पर ये आर्टिकल 21 जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब यहां पर जो है मैंने कहा था हम आर्टिकल 39 भी आपको बताएंगे। तो 39A जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये संविधान के भाग 4 में है, और ये जो है डीपीएसपी का पार्ट है। अब बताइए, डीपीएसपी जो है क्या वह बाध्यकारी है? नहीं, ठीक है, स्टेट पे बाध्यकारी नहीं है।
कहा गया कि भाई स्टेट के पास जब रिसोर्सेज होगा तो स्टेट खुद जल कल्याण के कार्य करने के लिए आगे आएगी। मामला समझ में आ रहा है? लेकिन जब भैया ये बता दो फंडामेंटल राइट्स, ये तो एकदम बाध्यकारी है, ये इसमें नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज है या नहीं है, कंपलसरी स्टेट को करना ही पड़ेगा, नहीं तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ कि माय लॉर्ड हमारा जो है मौलिक अधिकार का हनन स्टेट के द्वारा किया जा रहा है, अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये अंतर है दोनों चीजों में। और देखिए कितनी खूबसूरत चीजें हैं कि दोनों ही इस बात को कहता है कि आप जो है व्यक्ति के लिए उसकी जो दैहिक स्वतंत्रता है, उसके जो जीवन के अधिकार है वह महत्वपूर्ण है। और ये दोनों ही जाकर के इस बात से जुड़ जाता है कि निःशुल्क विधिक सहायता भी उसका पार्ट बन जाएगा। समझना है इस चीज को। तो इसीलिए आर्टिकल 39 भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह अनुच्छेद राज्य को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश देता है ताकि कोई नागरिक आर्थिक या अन्य अभाव के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे। और दूसरी बात यहां पर जो है यह ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो आया, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके द्वारा ही यह संविधान में जोड़ा गया था यह अंग। अब मामला समझ में आया? तो अगर मान लीजिए आपको निःशुल्क विधिक सेवा को लेकर के एक प्रश्न बना दे और कुछ आर्टिकल उसमें डाल दे, और उसमें आर्टिकल 21 भी डाल दे और उसमें आर्टिकल 39A भी डाल दे, और फिर और 2 आर्टिकल और डाल दे, और फिर उसके अलावा पूछना शुरू करे कौन सही है, ए और बी, बी और सी, जी और डी, तो 21 और 39A दोनों के साथ जाना है आपको। यही है इसमें फंसा हुआ पेच, क्योंकि यहां प्रश्न बन सकता है। अब चलिए, मैंने आपसे वादा किया था मैं नालसा बता दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अपना कि नालसा इंपॉर्टेंट है आपको जानना, क्योंकि यहां से प्रश्न संभव है आ जाए। देखिए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मैंने कहा था 3 स्टेट पे है, नालसा के बाद सालसा जो कि राज्य पे और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लेकिन हम नालसा को निश्चित तौर पर पढ़ेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, आप लोग जो है बाकी भी स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाला भी पढ़ लेना। यह विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, है ना। एक तो हो गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, और दूसरा ये जो वैधानिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी होता है प्रीलिम से पहले पीवाईक्यू को सही से स्टडी करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे आप नेचर समझ पाएंगे यूपीएससी का कि पूछा क्या जाता है, कैसे तौर तरीके हैं। तो चलिए, हमने मेहनत आपके लिए कर लिया था, हम आपको बता दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे शब्द आए ना तो तुरंत रुक जाना है, उस पर ज्यादा फोकस करना है। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना। अब बताइए, चाहे वो नालसा हो जाए, चाहे वो सालसा हो जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो जाए, चाहे वो आर्टिकल 21 से जोड़ के दे दे, 39A से जोड़ करके दे दे, है ना, या एक और था ना जो अभी क्रिमिनल केसेस वाला मामला था, नागरिक सुरक्षा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 341, ये दे दे। अब इन सबको एक साथ मिक्स करके और एक क्वेश्चन बना दे और उसका एक ध्येय निकाले, मोटो निकाले, तो उसका एक ही चीज आएगा ना कि नागरिकों को, अगर जो कमजोर तबके के हैं, तो निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। यही तो है सभी का। तो ये स्टेटमेंट के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझ की आवश्यकता है, कॉमन सेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड की आवश्यकता है। इसके कार्य क्या है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, अभी हमने राष्ट्रीय स्तर का देखा था, तो नालसा के क्या है? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत, गाइडलाइंस, ये सब तैयार करना और प्रभावी योजना वगैरह भी बताना, कानूनी सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की निगरानी करना और उसका फिर एक तरह से मूल्यांकन, रिएवल्यूएशन करना, फीडबैक देना, ये सारा काम इसमें रहेगा। और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना आदि। लोक अदालत में पढ़ा है ना, आज का पहला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इसके तहत आ जाएगा। तो निःशुल्क, अच्छा इसमें पूछ दिया जाए कि लोक अदालत में क्या के लिए अगर कोई मुद्दा जाता है तो क्या उसके तहत जो है निःशुल्क कानूनी सहायता देना उचित रहेगा या जरूरी होता है? तो जवाब देना है, क्योंकि ये भी उसके कार्य के अंतर्गत आ जाता है। मामला इतना समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, आज जितने भी टॉपिक बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका से हर बार प्रश्न आया है, तो इस बार भी आएगा, ध्यान रखना है। अब चलते हैं ट्रिब्यूनल की तरफ, हम लोग चलते हैं ना, उसको जरा पढ़ते हैं। भारत में अधिकरण प्रणाली, अधिकरण प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही देखा गया है कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। इस बार का अधिकरण जो मुद्दा है वो इसलिए चर्चा में है चूंकि कैट को लेकर के। अब ये कैट क्या है? जब आप आईएएस वगैरह बन जाओगे ना, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी ये ट्रिब्यूनल हो जाएगा। जो
जो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम होता है जो 1985 है, उसके तहत ये सारी चीजें की जाती है। बहुत सारे ट्रिब्यूनल हैं इस देश में, जिसमें से कैट भी एक ट्रिब्यूनल है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके मामले यहाँ पर जाते हैं। अभी ये मामला क्यों आया? क्योंकि ये मामला आ गया इलाहाबाद हाईकोर्ट के वजह से। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? कैट को लेकर के। कैट क्या है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, है ना। यह प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके कोई आदेश पारित करता है। तो यहां पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का है उसका यह निर्णय कहता है कि इस आदेश के खिलाफ यदि आपको अपील करना है तो वह अपील आप हाईकोर्ट जाकर के नहीं करेंगे। कहां जाकर के करना है? सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कैट वाले इश्यू में, और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 का हवाला दिया। उसके बाद ये टॉपिक बहुत चर्चा में आ गया। हमें इलाहाबाद वाले मसले से ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें क्या है? अधिकरण पढ़ना है ना। जो स्टैटिक पोर्शन है यहां से प्रश्न आता है, इसमें लगातार आता है, तो हमें यहां पढ़ना है अधिकरण प्रणाली होता क्या है। और इसका पहला लाइन जो आप यहां पर देख रहे हैं ना, अर्ध न्यायिक निकाय, क्वासी जुडिशियल, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ही ये महत्वपूर्ण है। अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा ठहर जाइए। अब यहां पर ट्रिब्यूनल हमने देखा, कोई भी ट्रिब्यूनल, सिर्फ कैट की ही बातें नहीं कीजिए, जो भी जितना भी ट्रिब्यूनल आपके दिमाग में आ रहा हो अधिकरण। अब इसमें क्या होता है ना कि दो भाग में इसको बांट दीजिए। अब इसमें क्या होता है, एक भाग जो है वो जुडिशियरी को समर्पित कीजिए और दूसरा भाग जो है ना वो एक्सपर्ट लोगों को दीजिए, विशेषज्ञ इसमें होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, बहुत फेमस है जल विवाद, है ना, कावेरी जल विवाद ले लीजिए आप। कावेरी जल विवाद लगातार चर्चा में रहता है ना, तमिलनाडु हो चाहे वो केरला हो, कर्नाटक हो, सबके बीच चलते रहता है। पुट्टी चोरी का भी थोड़ा सा हिस्सा आ जाता है। तो अब ये जल विवाद चल रहा है, तो बताइए मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है और मैं कहूं कि एक ट्रिब्यूनल बना दिया गया, उस ट्रिब्यूनल में वो ट्रिब्यूनल जल से संबंधित विवादों के निपटान के लिए ही बनाया गया है, और वहां पर एक एक्सपर्ट भी है जो जल से संबंधित चीजों की जानकारी रखते हैं। वो भूगोलविद हो सकते हैं, वो इंजीनियर हो सकते हैं, इस फील्ड में काम करने वाले कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और एक जो है जज साहब हैं, ये कानूनी मसलों की जानकारी इनके पास होगा, इन्हें पानी और जल से संबंधित मामले की जानकारी नहीं होगा। लेकिन जो एक्सपर्ट साहब है इनको जल से संबंधित मुद्दों की जानकारी होगा, लेकिन इनको कानूनी मुद्दे से जानकारी नहीं होगा। तो अब दोनों का संगम कर दीजिए, है ना। तो जो कानून की चीजें बताना है ये बता देंगे, और जो विशेषज्ञता की बातें हैं ये बता देंगे। मामला समझ में आ गया। और फिर इससे होगा क्या कि इस तरह के मुद्दों का जल्दी समाधान निकल जाएगा। मामला समझ में आ रहा है? ये चीजें हैं, यानी कि ये जो तारीख पे तारीख जो कोर्ट में सिस्टम चलते रहता है, इसके अंत करने का भी ट्रिब्यूनल्स एक तरीका होता है। विशेषज्ञ लोग यहां पर रहते हैं, है ना। तो इसका उद्देश्य एक तो है कि जो न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका पर मुकदमे का जो भार हो गया है, केसेस का लोड है, उसको कम करना। और अधिकरण में जो तकनीकी विषय आएंगे, है ना, जो मान लीजिए पर्यावरण से संबंधित आ गया, जल से आ गया, सबके लिए अलग अलग बना दिया गया ट्रिब्यूनल कि भाई साहब उधर जाइए, है ना, उधर आप काम कर ले। इकोनॉमी से संबंधित बहुत सारे ट्रेड वगैरह से, तो जो तकनीकी विषय होंगे उनके जुड़े हुए मामलों के निपटान के लिए उस विषय से जो विशेषज्ञ होते हैं उनको इसमें शामिल कर लिया जाता है, जिससे फैसला सुनाना आसान हो जाता है। इतनी सारी बातें हैं, अधिकरण को इसी सोच के साथ लाया गया था। और एक बात समझ लीजिए कि ये बहुत ही कारगर भी रहा है ना। ये से अधिकरण को लाना भारतीय जुडिशरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। संवैधानिक मान्यता के विषय में निश्चित तौर पर समझ लेना होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मैंने कहा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत संविधान में अनुच्छेद 323 ए जोड़कर प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया। जो कैट वाली बात कर रहा हूं ना, ये वाला, है ना, इसी प्रावधान के तहत कैट की स्थापना की गई है। तो ये देखना है आपको, और ये आर्टिकल ध्यान रखना है, अनुच्छेद 323 ए, ठीक है। आगे बढ़ जाए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट। अब इसकी चर्चा इतना चला है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा? संघ के या अन्य सरकारी नियंत्रण वाले प्राधिकरणों में लोक सेवाओं और अन्य पदों पर क्या भर्ती एवं नियुक्त कर्मियों की सेवा की शर्तें के संबंध में विवादों और शिकायतों का निपटान करना है। इसलिए मैंने कहा जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपको इसके शरण में कभी जाना पड़ सकता है। अभी पूजा खेड़कर वाला मामला याद है,
वो जो सर्टिफिकेट को लेकर के हुआ था, दिव्यांगता के सर्टिफिकेट को लेकर के कैट के पास मुद्दा गया था। उनसे पहले भी उनका मुद्दा कैट के पास गया था। यूपीएससी ने भेज दिया कैट को कि भाई साहब आप बताइए क्या करना है इसमें, है ना। तो ये चीजें समझनी है। तो कैट का इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यहां पर कुछ अधिकरण से संबंधित चीजें हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, प्रत्येक अधिकरण को उसकी विशेषज्ञता के घोषित क्षेत्र के भीतर मामलों की सुनवाई करने और निर्णय लेने के लिए विशेष क्षेत्राधिकार दिया गया, जिसकी चर्चा मैंने कर दिया। तो ये पॉइंट हम चर्चा कर चुके हैं। कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। यानी कि मान लीजिए आप ट्रिब्यूनल में गए, वहां पर मामला नहीं बना तो अपील कर सकते हैं, है ना। इसका अर्थ यह है कि वे अधिकरण अपने से नीचे के प्राधिकरणों या प्राधिकारियों या सरकारी निकायों द्वारा दिए गए निर्णयों के खिलाफ जो है अपील सुन सकते हैं। चलिए, सामान्यतः अधिकरणों के फैसलों के खिलाफ अपील संबंधित हाईकोर्ट में की जाती है, ये पूछा जा सकता है। हालांकि कुछ ऐसे कानून भी हैं जिनके अंतर्गत अपीलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी किया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये स्टेटमेंट रखना है कि सामान्यतः हाई कोर्ट वाला इशू, इससे ज्यादा अधिकरण में पूछेगा नहीं आपको, इतना बस तैयार करके जाइए, काम बन जाएगा। अब जमानत के प्रकार पर आते हैं। जमानत की चर्चा बहुत रहा है, चूंकि अलग अलग मुद्दे को भी रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने यह फैसला सुनाया कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967, आप ये जानते हैं, जैसे विशेष कानूनों में जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जुडिशरी की दुनिया में एक डायलॉग है ना, कि बेल आपको देना चाहिए और जेल आप तभी दीजिए जब कोई रास्ता अन्य नहीं बच जाता है। यह सिद्धांत लागू किस पर हो? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के मामले पर भी हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, उचित मामलों में जमानत देने से इनकार करना संविधान के क्या बताइए, एक आर्टिकल की चर्चा किया हो, आर्टिकल 21 आ गया ना, जीवन का अधिकार, दैहिक अधिकार, ये सब चीजें कहता है, ये राइट टू लाइफ की बात करता है आर्टिकल 21। तो कहा गया कि भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर आप जो है उचित मामलों में भी जमानत नहीं देते हैं तो दरअसल ये आप संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना, आप उसका ही उल्लंघन करेंगे। ये बात अनुच्छेद 21 में जाके बैठा हुआ है। अब सोचिए, तो इसीलिए ये मुद्दा काफी चर्चा में आ गया है, जमानत वाला। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज है, जमानत वाला मुद्दा इसलिए भी चर्चा में है, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल और इनकी पूरी पार्टी के बहुत सारे लीडर तिहाड़ जेल में चले गए थे विभिन्न मुद्दों को लेकर के। तो ईडी जो है लगातार इनके जमानत का विरोध कर रही थी, आपको ध्यान में होगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट से इनको जमानत मिला। तो एक बार पहले लोकसभा चुनाव के समय मिला, अंतरिम जमानत पहली बार हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति को चुनाव से पहले चुनाव के उद्देश्य के लिए अंतरिम जमानत दिया हो। शायद जुडिशरी में पहली बार हुआ है भारत की न्यायिक व्यवस्था में, लेकिन ऐसा देखा। तो वो अंतरिम जमानत क्या होता है, ये चर्चा में आ गया। भैया, अब जमानत क्या होता है, अग्रिम जमानत क्या होता है, नियमित जमानत क्या होता है, डिफॉल्ट जमानत क्या होता है, ये सारे शब्द जो कहीं जाकर के बैठे हुए थे, घूमने गए थे, सब जिंदा हो गया, सामने आ गया और पॉलिटी में हमारे समक्ष आ गया। कहीं से भी प्रश्न आ सकता है, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब जमानत से संबंधित जो कुछ कानूनी प्रावधान है, सबसे पहले इनको देख लेते हैं, फिर मैं आपको काम की बात बता दूंगा। मतलब ये भी काम की बात है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो मैं लगातार कह रहा हूं 3 क्रिमिनल लॉ मैंने पढ़ाया था, उसको रिप्लेस करके जो ये आया था, तो उसकी जो धारा 400, चूंकि अब यही लागू हो रहा है तो हमें यही जानना है, ठीक है। तो अब आईपीसी वगैरह अब नहीं पढ़ना है कि आईपीसी जा रहे हैं, अब बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ये दंड की बात करता था, ये दंड की बात करता है। ये बीएनएस जो है 2023 वाला क्या है, न्याय की बात करता है, ध्यान रखना है ऐसे। बाकी मैंने बता दिया था। धारा जो है 479 में जमानत योग्य अपराधों में जमानत देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या जरा देख लेते हैं, ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए एक आदमी ने क्या किया, चोरी कर लिया, चलते छोटा क्राइम कराते हैं, हालांकि चोरी करना पाप है, फिर भी चलते हैं, चोरी कर लिया, तो चोरी कर लिया तो इसको सजा मिल सकता था मैक्सिमम। अच्छा, चोरी करने गया तो जो घर के लोग थे वो उसको थोड़ा धमका भी दिया है, बंदूक भी लहरा दिया, चाकू चला दिया, तो थोड़ा सा मामला बढ़ गया। तो अब इसमें सोचा गया, कई सेक्शन इस पे लग गए एफआईआर होते हुए। तो कोर्ट में जब मामला गया तो कहा गया कि भाई मैक्सिमम सजा कितना हो सकता है, सोचा गया। तो चलिए, इसमें मैक्सिमम सजा 12 साल है और ये सब ट्रायल वायल चलता रहा और 6 साल अब इसको रखा जाएगा जेल में। अभी इस पर सजा हुआ नहीं है, लेकिन ये 6 साल या इससे अधिक तक ये कोर्ट में ट्रायल के दौरान रह गया है। तो उस स्थिति में फिर इसे जमानत देना चाहिए।
है ना, ये बात कहा गया है। मामला समझ में आ गया, अधिक आधा जो है हिस्सा जेल में बिता लिया है। चलिए, इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाले किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास की अवधि की 1/3, यहां पर आधा नहीं कह रहा है, यहां 1/3 की बात कर रहा है, 1/3 को हिरासत में बिता लिया है तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। क्या कहा था समझिए, पहली बार अपराध, फर्स्ट टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है पहली बार, हर काम में पहली बार। तो अब भाई वो अभ्यस्त अपराधी नहीं है, उसका रोज का काम नहीं है कि स्टेशन पर जाके पॉकेट मार रहा है, उसका रोज का काम नहीं है कि सीरियल किलर है, सुपारी लेकर के गोली चलाने जा रहा है ना, गलती से लग गया, हो गया, अपराध हो गया, है ना, पहली बार प्रैक्टिस किया है अपराध करने का, तो भाई अभ्यस्त अपराधी नहीं है, हिस्ट्री रिकॉर्ड इसका क्रिमिनल का नहीं है। तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए 12 साल का है तो 1/3 ही कर लेता है तो भैया इसको जमानत दे दो, अच्छा आदमी है, गलती से बुरा काम कर दिया है, अगली बार अगर आता है तब फिर ये वाला, उससे अगली बार फिर जमानत नहीं दिया जाएगा। लैंगिक अपराधों में बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, पॉक्सो, हमेशा इंपॉर्टेंट है ये पॉक्सो वाला मामला, ध्यान रखिएगा। तो लैंगिक अपराध वाली बात की गई है, इसमें क्या है, जेंडर न्यूट्रल रखा गया है पॉक्सो को, मतलब जो बच्चे हैं वो मेल है तभी, फीमेल है तब भी ये लागू होगा। और दूसरा, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस में चूंकि इसका जो लक्ष्य है वो महिलाओं का जो संरक्षण अधिनियम 2005 है, तो महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा ना हो उसको रोकने के लिए लाया गया। तो इस जैसे जो विशेष कानून है इसमें जमानत देने से संबंधित जो प्रावधान है वो सब इसमें किए गए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें भी मतलब ये सारे अगर चाहे मतलब आपसे अगर पूछ लेता है, मान लीजिए कि जमानत से क्या कि भाई पॉक्सो में जा सकता है कि नहीं, ये घरेलू हिंसा में जा सकता है, तो आपको कहना है कि नहीं, इसमें भी जमानत देने की व्यवस्था की गई है, ये ध्यान रखना है, चूंकि शब्द थोड़ा यूपीएससी घुमा सकता है। अच्छा, भारत में जमानत के प्रकार पर बात कर लेते हैं। मैं यही कहा था कि यहां से प्रश्न हो सकता है आ जाए। नियमित जमानत, देखिए पहले से ही गिरफ्तार और पुलिस हिरासत में मौजूद व्यक्ति को मिलने वाली जमानत को हम लोग नियमित जमानत कहते हैं, ज्यादा माथापच्ची नहीं है। अंतरिम जमानत क्या होता है, ये शब्द चर्चा में आया है, काफी आजकल स्टार हो गया है, सलमान खान हो गया है, मतलब सलमान खान कहने का तात्पर्य मतलब सुपरस्टार, चर्चा का विषय है ना। ये ऐसा नहीं कि सलमान खान को कहिएगा अंतरिम जमानत मिल गया, क्योंकि वो भी कोर्ट वगैरह जाते रहते हैं लगातार। अंतरिम जमानत जो है, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल साहब को अंतरिम जमानत ही मिला है, बहुत सारे लीडर को अंतरिम जमानत मिला है। अब ये क्या होता है इसको समझिए। यह अंतरिम जमानत जो होगा ये नियमित या अग्रिम जमानत पर सुनवाई से पहले अस्थायी तौर पर दी जाएगी। अब क्या है, ये भाषा हो गया समझिए, यानी कि ये परमानेंट नहीं है, किसी विशेष उद्देश्य आपको जमानत दिया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगा, आपको आकर के सौंप देना है खुद को, फिर से थाने में, जेल में आकर के फिर से हाजिरी दे देनी है। जैसे अरविंद केजरीवाल साहब को कहा कि भैया इतने दिन के लिए आप जाकर के बाहर चुनाव प्रचार वगैरह कीजिए, फलाने तारीख को इलेक्शन खत्म हुआ, अमुक तारीख को उसके बाद आप तिहाड़ में आकर के हाजिरी दे देना, ठीक है, ये अंतरिम जमानत की व्यवस्था हो। कहने का मतलब अस्थायी नेचर का होता है, इसमें टर्म एंड कंडीशन होते हैं बहुत सारे। टर्म एंड कंडीशन तो खैर नियमित जमानत में भी होता है, लेकिन इसमें ज्यादा होता है। आप देश से बाहर नहीं जा सकते, पासपोर्ट सीज कर लिया, हाजिरी आकर के देना है थाने में प्रत्येक सप्ताह, ये सब कर सकता है। अच्छा, ये भी अग्रिम जमानत क्या होता है, देखिए अग्रिम जमानत आप फिल्मों में बहुत देखते होंगे। क्या होता है, गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार की आशंका होने पर पहले से ही एहतियात के तौर पर जमानत ली जाती है। बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो गैर जमानती नेचर के होते हैं, यानी कि उसमें जमानत मिलेगा नहीं, संज्ञेय अपराध है, तो उसमें क्या हुआ कि पहले ही से डर है कि भाई मेरे पर कार्रवाई हो सकता है, ये हो सकता है, तो अपने वकील को तैयार कर दिया और पहले ही पहुंच गया कि अग्रिम जमानत मुझे दीजिए, मुझे मतलब उसको शंका है कि वो गिरफ्तार हो सकता है, तो गिरफ्तार हो गया तो उस केस में जो एफआईआर होगा तो फिर जो सेक्शन लगेगा वो गैर जमानती अपराध होगा, ठीक है। तो इसको पहले से मालूम है कि ऐसा हो सकता है, तो इससे पहले की नियमित जमानत ना मिले, अंतरिम जमानत में स्थिति खराब हो जाए तो अग्रिम जमानत जाकर के ले लो, ठीक है। ये सब बहुत आपने हिंदी फिल्म में अग्रिम जमानत जो है वो स्टार बना रहता है कि वकील आ गया, मेरे जो क्लाइंट है उसको छोड़ो। अब एक होता है डिफॉल्ट जमानत, ये क्या है, जब पुलिस निर्धारित अवधि के भीतर आरोप पत्र जो कि चार्जशीट कहते हैं ना, उसको दायर करने में विफल रहती है तो व्यक्ति को दोष सिद्धि के अभाव में जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। ये पुलिस ऑफिसर के पास ये जिम्मेदारी है कि आप जिसको भी लाए हैं तो भाई जांच पड़ताल कीजिए, आप बताइए, सबूत दीजिए, अदालत तो सबूत के आधार पर चलता है, तो हम देखेंगे कि भाई सही है तो फिर उसको सजा दिया जाएगा। अब पुलिस ऑफिसर जो है चार्जशीट दायर ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे केसेस देश में हैं, मामला कुछ मिल ही नहीं रहा है, अब वो बेचारा जेल में है तो फिर हटाओ यार इसको जमानत दे दो, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो डिफॉल्ट जमानत में आ जाता है, मतलब
दोष किया हो, क्राइम नहीं किया हो अलग बात है, सिद्ध नहीं कर पाए हम, हमारे पास इतने सबूत नहीं हैं। तो देखते होंगे कई बार हिंदी फिल्मों में भी क्या अदालत कहा जाता है कि पर्याप्त सबूत ना मिलने के कारण इन्हें रिहा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें यह नहीं कहा गया कि भाई इज्जत बरी कर दिया गया, कहा गया कि भाई पर्याप्त सबूत नहीं मिला जनाब इसलिए बच गए, सबूत मिल जाए तो अभी धरा जाते हैं आप। तो ये बात है, डिफॉल्ट जमानत इसमें ऐसे याद कर लीजिएगा। पता नहीं क्यों लग रहा है कि जमानत बहुत चर्चा में, पूरा एक साल 2024 चुनाव को लेकर के वो पूरा चर्चा में ही रहा है जमानत। तो कहीं ऐसा ना हो कि यूपीएससी जमानत के पीछे चल दे, है ना, और आप लोग ध्यान ना दे तो आप लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पढ़ के जाना है। अब न्यायपालिका की अवमानना की बात करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगातार चर्चा में रहता है, सदाबहार टॉपिक है, बहुत चर्चा में रहता है। हुआ क्या है दरअसल समझिए, बड़ी ऐतिहासिक घटनाक्रम एक हो गया है। और हो क्या गया है, दो सरकार भिड़ गई आपस में। अब क्या भिड़ गई, झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार पर एक आरोप लगाया, बड़ा दिलचस्प आरोप लगाया। अब झारखंड सरकार ने कहा कि देखिए जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी हो रही है और यह दरअसल केंद्र सरकार के वजह से हो रहा है, केंद्र सरकार नहीं अपने हिस्से का काम कर रही है। तो क्या किया झारखंड सरकार ने, इसी बात को मुद्दा बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना दायर कर दी है। यह मामला यहां से उठ गया। अब समझ लीजिए, यानी कि झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार पर यहां पर अवमानना का मुद्दा जो है वो दायर कर दिया। अब यहां पर अवमानना की स्थिति देखते हैं। देखिए, अवमानना अधिनियम 1971 के तहत इसे परिभाषित किया गया है। अब यहां पर दो अनुच्छेद संविधान का मिलेगा, एक आर्टिकल 129 और एक आर्टिकल जो है 215। तो एक जो हो जाएगा वह बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट के अवमानना को लेकर के, एक हाई कोर्ट के अवमानना को लेकर के कहा जाता है। देख लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215। तो यहां पर जो देखिए 129 जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का अवमानना किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय हो, गाइडलाइंस हो, अगर उसको नहीं मानते हैं तो। और ये जो है हाई कोर्ट्स को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट एक ही है देश में, हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं, तो यहां पर इसलिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अवमानना को लेकर के दंडित करने की ये शक्ति देता है। फिर से कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 215। अवमानना के निम्नलिखित दो प्रकार है, एक तो हो जाएगा सिविल अवमानना और एक होगा आपराधिक अवमानना। सिविल क्या होता है, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझ करके अवज्ञा करना, न्यायालय में जो आपने स्टेटमेंट दे रखा है, वचन दे रखा है, उसका जानबूझ करके उल्लंघन करना, है ना। और एक होता है आपराधिक अवमानना। इसमें क्या होगा, इसमें देखेंगे तो दो मामले, जैसे कि न्यायालय को बदनाम करने की कोशिश करना। ऐसा देखा होगा न्यायालय में जुडिशियरी के द्वारा, कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है ना कि आप ऐसा बयानबाजी करके जो न्यायालय की व्यवस्था है उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर जो है न्यायालय के अवमानना का मामला लग जाएगा। ये कई बार धमकी देती रहती है ना जुडिशियरी, कई जस्टिस ऐसा बोलते हुए नजर आते हैं। आजकल तो लाइव चलता है, देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्णय वगैरह को, समझ बढ़ेगा उससे। तो न्यायालय को अगर बदनाम करने के लिए कोई चीज किया जाता है, उसके प्राधिकार को कम करने की स्थिति में की जाती है। तो दूसरी बात, जो न्यायिक कार्यवाही होता है उस पर वो जिस तरीके से चल रहा है, आपका कामकाज कुछ ऐसा है कि उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, मतलब उसमें आप हस्तक्षेप करते हैं या न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करना या किसी भी तरह से उसमें बाधा डालते हैं, तो फिर इसे आपराधिक अवमानना माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा कि आपने न्यायपालिका के कार्यवाही में हस्तक्षेप किया है, बाधा डालने की कोशिश की है ना, तो आप पर क्रिमिनल केसेस लगेगा। तो एक हो गया सिविल अवमानना, जानबूझ करके अवहेलना करना, दूसरा आपराधिक कृत्यों के द्वारा, तो फिर आपराधिक अवमानना का मुद्दा। ये दोनों चीजें हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इतना तैयार कर लीजिएगा। फिर से कह देता हूं, आज जो न्यायपालिका की बहुत सारी चीजें मैंने बताया बेहद जरूरी है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।